हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, इसके पहले वाली क्लास में हमने लॉक के सामाजिक समझौते के बारे में पढ़ा था। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौता कैसे दिया, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, इन सब के बारे में हमने देख लिया था। लेकिन आज हम कुछ एग्जाम बूस्टर्स के बारे में देखेंगे और लॉक के आगे विचारों को देखेंगे कि लॉक ने समाज के ऊपर क्या बोला, संपत्ति के ऊपर क्या बोला, महिलाओं को लेकर उसके क्या विचार हैं और संप्रभुता को लेकर के लॉक के क्या विचार हैं। इन सब चीजों को एक एक करके हम आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ पॉइंट्स जो हमारे रह गए थे पिछली क्लास के एग्जाम बूस्टर के थ्रू आज इसको हम कवर करेंगे, देन अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, रॉल्स के बारे में देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। रॉल्स ने लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत का अनुसरण करके न्याय का अपना प्रसिद्ध सिद्धांत दिया, जिसे आवश्यकता और योग्यता दोनों आधारों पर वितरण का समर्थन किया। पहली चीज आपको समझना है कि रॉल्स जो है उदार समतावादी विचारक है, उदार समतावादी विचारक। ठीक है, दूसरी बात आपको समझना है कि रॉल्स के विचारों में प्रक्रिया पर भी बल दिया गया है प्लस तात्विकता पर भी बल दिया गया है। ठीक है, प्रक्रिया जो है ये उदारवाद का लक्षण है, दूसरा तात्विकता जो है ये समाजवाद का लक्षण है। ठीक है, अगर आपने न्याय का सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो आप पॉलिटिकल थ्योरी की वीडियोस में जाकर के वहां पे आप जॉन रॉल्स को या जस्टिस वाला चैप्टर देखेंगे तो वहां पे आपको प्रक्रियात्मक न्याय क्या होता है, तात्विक न्याय क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो रॉल्स ने जो अपना न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है, उन्होंने अपनी बुक लिखी एक थियरी ऑफ जस्टिस, थियरी ऑफ जस्टिस, जो 1971 में लिखी गई, 1971 में लिखी। और इस पुस्तक में रॉल्स ने क्या दिया, न्याय का सिद्धांत दिया। लेकिन न्याय का सिद्धांत देते समय जॉन रॉल्स ने लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत का सहारा लिया है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, यहां से पेपर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत का अनुसरण किया है रॉल्स ने। जब जॉन रॉल्स जो है न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करता है तब वह लॉक के सामाजिक समझौते का सहारा लेता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार बना लें, हालांकि मैंने इसको रेड में बोल्ड करके लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं पॉइंट। रॉबर्ट नॉजिक ने भी इसी समझौते के अनुरूप सरकार को क्या बताया है, एक ट्रस्ट बताया है। जैसे सामाजिक समझौते का सहारा रॉल्स ने लिया, ठीक है, उसी तरीके से रॉबर्ट नॉजिक ने भी लॉक के सामाजिक समझौते का सहारा लेकर के सरकार को इसने बताया कि सरकार क्या है, सरकार एक ट्रस्ट की तरह है। जैसे लॉक ने भी सरकार के लिए क्या शब्द यूज किया है, लॉक ने भी तो सरकार के लिए ट्रस्ट शब्द का यूज किया है। तो ठीक इसी तरीके से नॉजिक ने भी जब सरकार को बोला कि सरकार क्या है, ट्रस्ट के थ्रू होगा, तब भी इन्होंने क्या किया है, नॉजिक ने भी इस समझौते का सहारा लिया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों की संपत्ति की रक्षा करना है। ठीक है, अब नॉजिक कह रहा है कि ट्रस्ट क्या होगा, ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है या सरकार का उद्देश्य क्या है कि लोगों की संपत्ति की रक्षा करना। अब यहां पे एक चीज और समझना है आपको, नॉजिक एक स्वेच्छातंत्रवादी विचारक है, या कह ले नॉजिक एक नव उदारवादी विचारक है, नव उदारवादी विचारक है, नियो लिबरल थिंकर है या लिबर्टेरियन थिंकर है। ठीक है, तो नव उदारवादी विचारक का उद्देश्य क्या होता है, संपत्ति की सुरक्षा को इंपॉर्टेंस देना और राज्य के महत्व को कम करना, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाना और राज्य के महत्व को कम करना। नॉजिक ने न केवल योग्यता आधारित वितरण ही सही माना। ठीक है, नॉजिक ने किसको माना है, नॉजिक ने केवल योग्यता के आधार पर ही वितरण को सही माना है। यानी कि नॉजिक ने कहा जो व्यक्ति जितना योग्य होगा उसकी योग्यता के आधार पर उसको संसाधनों का वितरण किया जाएगा। यानी नॉजिक ने किसी भी प्रकार का सामाजिक हस्तक्षेप को उचित नहीं माना। नॉजिक ने कल्याणकारी कार्यों का विरोध किया है। नॉजिक ने कहा कि राज्य के द्वारा किसी भी तरीके का कल्याणकारी कार्य नहीं किया जाएगा, बल्कि नॉजिक कह रहा है, इसके साथ साथ नॉजिक कह रहा है कि जो व्यक्ति जितना योग्य होगा उतनी योग्यता के आधार पर उसी संसाधनों का वितरण किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि नव उदारवाद का लक्षण क्या है, योग्यता पर बल देते हैं ये। ठीक है, नव उदारवादी हमेशा योग्यता पर बल देंगे। ये कहते हैं कि समाज में जिस व्यक्ति के पास जितनी योग्यताएं हैं उस योग्यता के अनुसार पर वह संसाधनों का मालिक बन सकता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ये एग्जाम बूस्टर फैक्टर था, इसलिए मैंने इसको यहां पे ऐड कर दिया है। रॉल्स
following Locke's social contract theory give his famous theory of justice in which he supported this distribution on the basis of both needs and merit. Robert Nozick, in accordance with his contract theory, considered the government to be a trust whose purpose is to protect the property of the citizens. Sorry guys. अब देखिए, नॉजिक कंसीडर ओनली मेरिट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन टू द करेक्ट. नॉजिक कहता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी में वो सब किसके आधार पर होगा, मेरिट के बेस पर होगा. क्योंकि ये एक लिबर्टेरियन थिंकर है या कह ले नियो लिबरल थिंकर है. तो नियो लिबरल थिंकर्स का एक मोटिव होता है कि ये मेरिट बेस पर चीजों को मानते हैं, यानी जिस व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा मेरिट होगी वो मेरिट के अकॉर्डिंग चीजों को एक्वायर कर सकता है. तो ये रहा हमारा एग्जाम बूस्टर. अब चलते हैं हम अपने लॉक की तरफ, लॉक के विचारों को देखते हैं आगे. चलिए, लॉक के राज्य संबंधी विचार. अब लॉक जो है राज्य को क्या मानता है, लॉक्स व्यू ऑन द स्टेट. तो ये चीज आपको समझना है. एक तो लॉक उदारवादी विचारक हैं, ठीक है. अगर आपने उदारवाद के बारे में नहीं पढ़ा है, समाजवाद के बारे में नहीं पढ़ा, फेमिनिज्म के बारे में, पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में, है ना, इकोलॉजिज्म के बारे में, इन सब के बारे में अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी पॉलिटिकल थ्योरी की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई गई है. वहां पर आप अगर उदारवाद को अच्छे से समझ के आएंगे तो लॉक के विचारों को आप अच्छे से यहाँ पे समझ पाएंगे. क्योंकि लॉक के जो विचार हैं, है ना, वही उदारवादी मान्यताओं के विचार होते हैं. तो लॉक भी एक उदारवादी विचारक है. अब लॉक क्या कहता है, राज्य क्या है, एक कृत्रिम संस्था है, यानी कि राज्य को व्यक्तियों ने बनाया है. ठीक है, राज्य क्या है, एक कृत्रिम संस्था है. स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन. राज्य क्या है, एक साधन है तथा व्यक्ति क्या है, साध्य है. अब राज्य साधन कैसे है, राज्य साधन इसलिए है क्योंकि राज्य को किसने बनाया है, व्यक्तियों ने बनाया है अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए. ठीक है, राज्य का कार्य केवल इतना ही है कि वह व्यक्ति के संपत्ति और उनके अधिकारों की सुरक्षा करे. तो राज्य क्या हुआ, राज्य साधन हुआ और व्यक्ति क्या हुआ, साध्य हुआ. अब देखिए अगला पॉइंट, राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है, जन सहमति है. लॉक कहता है कि जो राज्य आया हुआ है वो एक लोगों की सहमति के परिणाम स्वरूप आया हुआ है, यानी कि कह लें लोगों के समझौते के परिणाम स्वरूप आया हुआ है. लोगों ने समझौता करके क्या किया, नागरिक समाज बनाया. नागरिक समाज में फिर समझौता हुआ, नागरिक समाज से फिर क्या होता है, सरकार का निर्माण होता है. ठीक है, अब लॉक ने यहां पर एक चीज और समझना है कि लॉक के अनुसार नागरिक समाज बराबर इज इक्वल टू क्या होता है, राज्य. ठीक है, लॉक ने नागरिक समाज को ही राज्य माना है और राज्य को ही नागरिक समाज माना है, ये ध्यान रखना. लेकिन लॉक ने नागरिक समाज और सरकार में अंतर किया है. ठीक है, क्योंकि नागरिक समाज में फिर एक समझौता होता है, उस समझौते से पहले फिर क्या होता है, सरकार का निर्माण होता है. क्योंकि लॉक के विचारों में दो समझौता पाया जाता है. पहले समझौते से नागरिक समाज बनता है, फिर नागरिक समाज में एक समझौता और होता है जिससे सरकार का निर्माण होता है. तो यह राज्य या सरकार जो है व्यक्ति की सहमति का परिणाम है या जन सहमति का परिणाम है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि यह लोगों के समझौते के परिणाम स्वरूप आया है. अब देखिए सरकार, नागरिक समाज या राज्य, तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं. ठीक है, सरकार अलग है और नागरिक समाज या राज्य क्या है, एक है. ठीक है, सरकार नागरिक समाज का क्या है, कार्यकारी अंग है, यानी कि नागरिक समाज क्या है, विधायिका है और कार्यपालिका कौन है, सरकार है. ठीक है, तो इसी में कहा गया है कि सरकार क्या है, नागरिक समाज यानी राज्य का कार्यकारी अंग है. तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं कथन और कारण में. तो आप छोटी छोटी चीजों को जब तक बारीकी से नहीं सीखेंगे तब तक आप गलतियां हमेशा करते जाएंगे. तो राज्य के अनुसार, लॉक के अनुसार सरकार क्या है, सरकार विधायिका, सरकार क्या है, कार्यपालिका की तरह है. ठीक है, और विधायिका कौन है, नागरिक समाज है. ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सरकार यहां पर नागरिक समाज का कार्यकारी अंग माना गया है लॉक के अनुसार. सरकार पर व्यक्ति के अदेय अधिकारों का क्या है,
बंधन है, अतः सरकार कैसी है, लॉक की सरकार सीमित सरकार है। लॉक ने सरकार के ऊपर क्या लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है, बंधन लगा रखा है, यानी वे बंधन जो जो ऐसे अधिकार हैं लॉक के अनुसार जिनको किसी को दिया नहीं जा सकता। स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट इज द मीन्स एंड द इंडिविजुअल इज द एंड। ठीक है, स्टेट क्या है, मीन्स है, और इंडिविजुअल क्या है, एंड है। द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट इज अ पब्लिक कंसेंट। स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ बेसिकली, तो पब्लिक के कंसेंट से हुआ है, या कह लें सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ही पब्लिक की कंसेंट से हुआ है। अब देखिए, गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ सिविल सोसाइटी। गवर्नमेंट इज बाउंड बाय द inalienable rights the individual and hence it is the limited government। ठीक है, तो लॉक की सरकार क्या है, एक लिमिटेड गवर्नमेंट है, या सरकार के ऊपर लॉक ने कैसा बंधन लगा रखा है एक तरीके से। अब देखते हैं अगला पॉइंट राज्य के बारे में। लॉक क्या कहता है, राज्य की शक्ति कानून द्वारा नियंत्रित है, अतः राज्य सीमित व मर्यादित है, निरंकुश राज्य नहीं है। निरंकुश राज्य किसका था, निरंकुश राज्य जो है वो हॉब्स का राज्य था, या कह लें हॉब्स का राज्य निरंकुश राज्य था। जबकि लॉक ने राज्य के ऊपर क्या लगा दिया है, सीमित सीमा लगा दिया है, या राज्य को सीमित कर दिया है और मर्यादित कर दिया है। अब देखते हैं लॉक किस प्रकार के राज्य का समर्थन करता है। तो लॉक जो है वैधानिक राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करता है, जिसके अंतर्गत विधि के शासन को अपनाया गया है, मनमाने शासन को नहीं। अब मनमाने शासन की बात वहां होती है जहां पर विधि का शासन नहीं होता है। ठीक है, हॉब्स का राज्य क्या है, हॉब्स का राज्य निरंकुश राज्य है, मनमाना राज्य है, उसके पास असीम शक्तियां हैं। लेकिन लॉक का राज्य कैसा है, वैधानिक राज्य है, या कह लें संवैधानिक राज्य है। ठीक है, संवैधानिक राज्य है जो विधि के अनुसार चलेगा, मनमाने तरीके से नहीं चलेगा। तो लॉक कह रहा है कि राज्य जो होगा वो वैधानिक तरीके से होगा, संवैधानिक होगा, विधि के अनुसार राज्य का संचालन किया जाएगा और मनमाने तरीके से नहीं किया जाएगा। लॉक का राज्य क्या है, धार्मिक भी है। लॉक का राज्य धार्मिक सहिष्णु राज्य है, सॉरी धार्मिक सहिष्णु राज्य है, धार्मिक नहीं, धार्मिक सहिष्णु राज्य है जो धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। धार्मिक सहिष्णु का मतलब क्या है कि लॉक का राज्य जो है वो क्या है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, यानी धर्म, सभी धर्मों को क्या मानता है, समान मानता है। सभी राज्य के अंदर जितने भी लोग धार्मिक हैं, जितने भी अलग अलग धर्म के लोग मानने वाले हैं, उन सबको छूट है, राज्य का धार्मिक मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं है। आज जैसे भारत क्या है, भारत भी धार्मिक मामलों में सहिष्णु है, सभी धर्मों को स्वीकार करता है, किसी भी धर्म में इंटरफेयर नहीं करता है। तो लॉक का भी राज्य ऐसे ही है क्योंकि वो धार्मिक सहिष्णु है। स्टेट इज एन लिमिटेड एंड रिस्ट्रेंड नॉट ऑटोक्रेटिक। लॉक propounds the concept of legal state under which the rule of the law has been adopted, not arbitrary rules। ठीक है, तो यहां पर जो लॉक का स्टेट है वो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अडॉप्ट किया गया है, मनमाने तरीके से नहीं। लॉक्स स्टेट इज अ रिलीजियसली टॉलरेंट स्टेट। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, नोट्स करके लें इसको। लॉक का स्टेट कैसा है, रिलीजियसली है, टॉलरेंट स्टेट। ठीक है, रिलीजियसली टॉलरेंट है, ये टॉलरेंट, यहां पे आप स्टार बना लें, क्वेश्चन आ सकता है यहां से। विच डज नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर। ठीक है, तो लॉक का राज्य जो है, लॉक का स्टेट क्या है, रिलीजियस टॉलरेंट स्टेट है, जो कि किसी भी रिलीजियस के मैटर में इंटरफेयर नहीं करता, न ही किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करता है। लॉक, अगला पॉइंट देखते हैं। लॉक का राज्य एक निषेधात्मक राज्य या अहस्तक्षेपवादी राज्य है। निषेधात्मक का मतलब होता है कि राज्य जो है कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके साथ निषेधात्मक का दूसरा मतलब होता है कि राज्य कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं करेगा।
ठीक है। स्टेट के पास कोई भी वेलफेयर वर्क नहीं होंगे और ना ही कोई स्टेट जो है इंटरफेयर करेगा किसी भी मामले में, ठीक है। क्योंकि लॉक के अनुसार व्यक्ति क्या है, व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, व्यक्ति एक तार्किक प्राणी है, तो राज्य को यह अधिकार नहीं है कि व्यक्ति को सलाह दे। और दूसरी बात, राज्य एक साधन है, ठीक है, राज्य क्या है, एक साधन है और व्यक्ति साध्य है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, राज्य केवल उन्हीं असुविधाओं को दूर करने की कोशिश करता है जो प्राकृतिक अवस्था में थी। इसके अलावा राज्य जो है व्यक्ति के कार्य में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। अब देखो लॉक ने राज्य के कार्य को बता दिया कि लॉक केवल कह रहा है कि राज्य केवल उन्हीं कार्यों को करेगा या उन्हीं समस्याओं को दूर करेगा जो प्राकृतिक अवस्था में थी। जैसे प्राकृतिक अवस्था में क्या समस्या थी कि प्राकृतिक अवस्था में कोई ऐसी सर्वोच्च संस्था नहीं थी जो प्राकृतिक नियमों को लागू कर सके, जो प्राकृतिक अधिकारों के मामलों में निर्णय दे सके। तो राज्य का कार्य क्या है, केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है और व्यक्ति के मामलों में इंटरफेयर करना नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट, लॉक कहता है जहां कानून समाप्त होता है वहां से अत्याचार प्रारंभ होता है। तो लॉक ने कहा कि विधि के अंतर्गत ही वास्तविक रूप में स्वतंत्रता हमको मिल सकती है, ठीक है। तो कह रहा है जहां पे कानून खत्म हो जाएगा वहीं पे अत्याचार शुरू हो जाएगा। तो लॉक ने कहा कि अगर हमें शांति व्यवस्था बनाए रखनी है तो हमें कानून का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हमें स्वतंत्र रहना है तो हमें विधि के अंतर्गत ही स्वतंत्रता वास्तविक रूप में मिल सकती है। तो ये लॉक के स्टेटमेंट है, ठीक है। जो चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं या तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं उनकी बनी रहती हैं। लॉक्स स्टेट इज अ प्रोहिबिटिव और नॉन इंटरफेरेंस स्टेट, ठीक है। ये प्रोहिबिटिव स्टेट है और नॉन इंटरफेरेंस स्टेट है। The state tries to remove only those inconvenience which exist in the state of nature, ठीक है। तो लॉक के स्टेट का एक ही मोटिव है कि उन इनकन्वीनियंस को दूर करना जो कहां पे थे, जो स्टेट ऑफ नेचर में थे। अपार्ट फ्रॉम दिस द स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल। और इसके अलावा स्टेट किसी भी टाइप का कोई भी इंटरफेयर इंडिविजुअल्स के मामले में नहीं कर सकता है। फिर लॉक कहता है वेयर लॉ एंड्स टायरेनी बिगिंस, ठीक है, लॉ एंड्स एंड टायरेनी बिगिंस, ये लॉक कहता है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो राज्य के संबंध में लॉक के विचार हो गए। अब कॉमन चीज माने तो लॉक के बारे में अगर हम लॉक के राज्य संबंधी विचारों की अगर हम बात करें, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं, तो लॉक का राज्य समराइज में समझते हैं। लॉक का राज्य कैसा है, सीमित राज्य है। लॉक का राज्य क्या है, संवैधानिक राज्य है। लॉक का राज्य अहस्तक्षेपवादी है। लॉक का राज्य रात्रि प्रहरी राज्य है। ठीक है, या कह लें लॉक का राज्य जो है वो नाइट वॉचमैन की तरह, नाइट वॉचमैन की तरह। ठीक है, फिर अगला पॉइंट अगर और ऐड करें तो लॉक का राज्य क्या है, एक साधन है, यानी एक मीन्स है ये, ना कि साध्य। साधन है ना कि साध्य। फिर अगला पॉइंट है राज्य के, लॉक के राज्य का उद्देश्य क्या है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। फिर अगला पॉइंट अगर और ऐड कर सकें अगर आप रिवीजन के लिए, तो इसमें लिख लें कि लॉक के राज्य का उद्देश्य क्या है, नकारात्मक है। नकारात्मक का तात्पर्य है कि राज्य कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं करेगा, कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं करेगा, इसे बोलते हैं नकारात्मक राज्य। फिर और कह दें तो लॉक के राज्य का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के अधिकारों की, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना।
ठीक है। अब लॉक के अनुसार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से थे? 3 प्राकृतिक अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो ये लॉक के राज्य के बारे में है। फिर और भी अगर चीजें ऐड करना चाहें तो बहुत अनलिमिटेड होती हैं चीजें, आप जितना मर्जी आप लॉक के बारे में कर सकते हैं, ठीक है। लॉक के राज्य के बारे में, अगर लॉक के राज्य की उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है, तो आपने पढ़ लिया कि व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना, ठीक है। और लॉक के राज्य का एक और उद्देश्य आप मान सकते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था में असुविधाएं थी, ठीक है, प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं को दूर करना। अब आपको समझना है कि प्राकृतिक अवस्था की असुविधाएं क्या हैं, ये आपका काम है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बार बार बता रखा है आपको। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि लॉक के प्राकृतिक अवस्था में क्या असुविधाएं थी। मैंने ऊपर या पिछली वाली वीडियो में ये सब पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो आप भी अपने माइंड को थोड़ा सा बूस्ट करिए, उसको इधर उधर थोड़ा सा, आप जब तक मूवमेंट नहीं करेंगे तब तक चीजें आपसे क्लियर नहीं हो पाएंगी। आप केवल एक एक चीज रटते जाएंगे तो मुश्किलें आपकी बढ़ती जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब अगला पॉइंट अगर कह सकते हैं और चीज ऐड करें तो राज्य, जो लॉक का राज्य है वो क्या है? एक कार्यपालिका की भांति है, कार्यपालिका की भांति है। ये सब एक एक पॉइंट्स क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कार्यपालिका की भांति क्यों है? क्योंकि राज्य, लॉक के राज्य का कार्य क्या है? व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना, ठीक है। तो ये चीजें आप अपने नोट्स में ऐड कर लें, शॉर्ट नोट्स बनाएं जब, तो ऐसे बनाएं जिससे कि आप एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कर सकें। चलिए आगे देखते हैं पीपीटी की तरफ। अब देखते हैं लॉक के बारे में, राज्य के बाद हम देखते हैं कि शासन और सरकार संबंधी उसके विचार कैसे हैं, सरकार पर या गवर्नमेंट पर उसने कैसे सीमाएं लगाई हैं। लॉक के अनुसार मनुष्यों के राज्य में संगठित होने तथा अपने आप को सरकार के अधीन रखने का मुख्य उद्देश्य है अपनी संपत्ति की रक्षा करना। क्या ये बात सही है? तो यहां से भी स्टेटमेंट रीजन असर्शन में बन सकते हैं कि लॉक ने अपने आप को संगठित क्यों किया, है ना। लॉक कहता है मनुष्यों ने अपने आप को संगठित क्यों किया। लॉक कहता है कि मनुष्यों ने अपने आप को सरकार के अधीन क्यों बनाया, सरकार के अधीन क्यों किया, सरकार का निर्माण क्यों किया, क्यों किया? क्योंकि लॉक का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि लॉक कह रहा है मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना, है ना। अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ही लॉक ने अपने आप को संगठित किया, समुदाय में लाया और राज्य का निर्माण किया, सामाजिक समझौता किया। क्यों कर रहा है सब? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का संपत्ति की सुरक्षा करना। इन सब के लिए ही, संपत्ति की सुरक्षा के लिए ही वह राज्य का सदस्य बन रहा है, सरकार का गठन कर रहा है, अलग अलग चीजों को वह अपना रहा है, ठीक है। यहां तक लॉक जो है संपत्ति में भौतिक संपदा के अलावा जीवन, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता को भी शामिल करता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉक ने जो प्राकृतिक अवस्था में लोगों को जो अधिकार मिले हुए, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, इन तीनों अधिकारों में से लॉक ने संपत्ति के अधिकार को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। ध्यान रखना, ठीक है। लॉक के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से भी यह महत्वपूर्ण है। यहां तक कि लॉक ने कहा कि संपत्ति के अधिकार में जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है इसी में। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉक, the main purpose of humans organize themselves into the state, keeping themselves under the government is to protect their property, ठीक है। Hence locke includes the life, health and freedom in the property apart from the material wealth। अब देखते हैं लॉक के अनुसार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए सरकार के 3 कार्य लॉक ने बताए। लॉक ने सरकार के 3 काम बताए हैं। किसके लिए? जीवन की स्वतंत्रता के लिए, जीवन के लिए, स्वतंत्रता के लिए और संपत्ति की रक्षा के लिए। लॉक ने कहा कि इन तीनों अधिकारों की रक्षा के लिए लॉक ने कहा कि सरकार के 3 काम होंगे, है ना। 3 कार्य हैं। पहला काम क्या करेगा सरकार? विधायिका का काम करेगा, फिर सरकार करेगा कार्यपालिका का काम, फिर सरकार जो है संघीय शक्ति का भी काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझना है आपको कि लॉक ने कार्यपालिका को ही न्यायपालिका माना है। क्या माना है? कार्यपालिका को न्यायपालिका माना है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इज द जुडिशियरी,
इन द आइडिया ऑफ जॉन लॉक। ठीक है, ये संघीय शक्ति को आप न्यायपालिका मत मानिए, ये संघीय शक्ति क्या है, एक अलग चीज है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों या विदेशी मामलों के संबंध में निर्णय लेती है, ये अलग चीज है। यहाँ पे आपको जैसे भारतीय संविधान में है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो वैसे नहीं है लॉक का राज्य। ठीक है, लॉक ने सरकार के डिवीजन को ऐसे नहीं माना है, लॉक ने कहा कि कार्यपालिका में ही न्यायपालिका है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए एक एक करके यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, व्यवस्थापिका क्या है, इसमें न्याय एवं अन्याय तथा संपूर्ण विवादों के निर्णय के मापदंड निश्चित करने का कार्य अर्थात कानून या नियम बनाने का कार्य कहां पे शामिल होगा, व्यवस्थापिका में। ठीक है, तो लॉक कहता है व्यवस्थापिका का कार्य क्या होगा, यह न्याय और अन्याय में अंतर करेगा और विवादों के निर्णय के लिए यह एक मानदंड बनाएगा, एक क्राइटेरिया फिक्स करेगा। ठीक है, यानी कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी, अगर साधारण शब्दों में कहें तो व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर के पास है। अब दूसरा हमारा है कार्यपालिका, कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेकिन लॉक ने इसी एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी भी कह दिया है, कार्यपालिका को ही न्यायपालिका माना है इसने। ध्यान देते हैं, इसमें समाज में नागरिकों के हितों की रक्षा करना, युद्ध की घोषणा करना, शांति स्थापना करना, अन्य राज्यों से संधि करना आदि किसका कार्य माना है, कार्यपालिका का कार्य माना है। अब क्वेश्चन अगर नेट में यहां से बना दे कि लॉक के अनुसार कार्यपालिका के निम्नलिखित कार्य हैं, उसमें से कौन सा कार्य नहीं है। ठीक है, तो ये कार्य सारे आपको याद होने चाहिए कि रक्षा करना, युद्ध की घोषणा करना और शांति व्यवस्था को बनाए रखना और राज्यों से संधि करना भी क्या है, कार्यपालिका का ही कार्य है। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट, न्यायपालिका कार्यपालिका में अंतर नहीं करता। लॉक ने न्यायपालिका और यहाँ पर ऐड होना चाहिए था, लॉक ने न्यायपालिका और कार्यपालिका में अंतर नहीं किया है या नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका को ही न्यायपालिका वह कहता है। अगला देखते हैं संघीय शक्तियां, फेडरल पावर के बारे में। यह शक्ति क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, यह शक्ति अंतरराष्ट्रीय संबंधों का क्या करती है, संचालन करती है। यानी इंटरनेशनल रिलेशन में जो भी चीजें होंगी, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जो भी चीजें होंगी उसका कौन देखरेख करेगा, किसके अंडर में होंगी, वो फेडरल पावर के अंदर में या संघीय शक्ति के द्वारा ही विदेशी मामलों का संचालन किया जाएगा। तो इस तरीके से लॉक ने सरकार के 3 कार्य बताए हैं। 3 कार्य, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा के लिए सरकार के पास 3 काम होंगे। इस 3 काम के अलावा और कोई भी काम सरकार का नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं फिर लॉक ने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को पृथक मानते हुए कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के अधीन बताया है। ठीक है, तो लॉक ने बताया कि कार्यपालिका क्या होगी, व्यवस्थापिका के अधीन होगी। जैसे आज हमारे भारतीय संविधान में भी है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, यानी कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के अधीन में है। ठीक है, तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका क्या है, अलग अलग है। यहां पर व्यवस्थापिका का मतलब आपको समझना है कि जैसे हमारे सरकार में या हमारे संविधान में व्यवस्थापिका है, यह हुआ व्यवस्थापिका नहीं। यहां पर लॉक ने व्यवस्थापिका को क्या माना है, व्यवस्थापिका को नागरिक समाज से तुलना की है। व्यवस्थापिका को इसने नागरिक समाज माना है ना। और कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका है सरकार, सरकार को इसने कार्यपालिका बोला और नागरिक समाज को व्यवस्थापिका बोला। यानी कि जो हमारी सरकार है वो नागरिक समाज के प्रति उत्तरदायी है, सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, इसीलिए कार्यपालिका भी निरंकुश नहीं हो सकती। कार्यपालिका जैसे व्यवस्थापिका के लिए उत्तरदायी होती है, वैसे ही लॉक के अनुसार सरकार जो होगी वो नागरिक समाज के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, लॉक जो है न्यायपालिका को व्यवस्थापिका से पृथक करता है। न्यायपालिका का मतलब ही क्या है, कार्यपालिका। ठीक है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्या है, दोनों एक हैं। लॉक ने व्यवस्थापिका को क्या माना है, सर्वोच्च माना है। व्यवस्थापिका का तात्पर्य फिर आपको समझना है, राज्य या नागरिक समाज, नागरिक समाज। ठीक है, लेकिन लॉक ने व्यवस्थापिका को सर्वोच्च तो माना है लेकिन निरंकुश नहीं, क्योंकि व्यवस्थापिका से ऊपर क्या है, जनता है ना। जनता ही सर्वोच्च है, व्यवस्थापिका नहीं। नागरिक समाज से ऊपर भी कौन है, जनता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है।
Locke considered the legislature and executive to be separate and said that the executive is the subordinate to the legislature. ये बात ध्यान रखेंगे. फिर Locke keeps the judiciary separate from the legislature. Locke considered the legislature to be supreme but not autocratic because the public is above the legislature. ठीक है, तो यहां पे ये चीजें क्लियर हैं आपकी. अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा. फिर आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लॉक ने नागरिक समाज तथा सरकार के पारस्परिक संबंध को बताने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया है. ठीक है, तो लॉक ने बताया कि नागरिक समाज और सरकार के बीच क्या संबंध होंगे, है ना. तो नागरिक समाज और सरकार के मध्य जो संबंध है, उस संबंध को परिभाषित करने के लिए लॉक ने ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया है. ट्रस्ट शब्द विधायिका या सरकार के लिए इसने प्रयोग किया है. ठीक है, ट्रस्ट विधायिका को क्या कहता है? ट्रस्ट कहता है, या सरकार को ये ट्रस्ट कहता है. अब देखिए, जन कल्याण के लिए स्थापित सरकार जो होगी उसको ट्रस्ट भी कह सकते हैं. स्थापित सरकार को जन कल्याण की अवहेलना करने का अवहेलना करने पर हटाया जा सकता है. अब आप देखिए यहां पर लॉक कैसा विचारक है? उदारवादी विचारक है. लॉक ने राज्य के कार्यों को सीमित किया है. अब लॉक ने कहा कि राज्य का कार्य केवल क्या होगा? विधि और व्यवस्था को बनाए रखना और व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना. ठीक है, तो अब देखो, अब जो सरकार की स्थापना की गई है, जो ट्रस्ट की स्थापना की गई, किस लिए की गई है? जन कल्याण के लिए, लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए की गई. अगर सरकार या ट्रस्ट लोगों के जन कल्याण को नहीं कर पाती, जन कल्याण का तात्पर्य लोगों के अधिकारों की सुरक्षा. ठीक है, अगर सरकार या ट्रस्ट लोगों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकती तो उस सरकार को हटाया जा सकता है. ठीक है, तो उस सरकार को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है, या उस सरकार के विद्रोह में या उस सरकार के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है और जनता के द्वारा दोबारा से नई सरकार का निर्माण भी किया जाएगा. अब देखिए, हरमन एक थिंकर हैं, वो कह रहे हैं लॉक की इस ट्रस्ट की धारणा के अनुसार सरकार को जनता के समान अधिकार प्राप्त नहीं है. यानी जितने अधिकार जनता को प्राप्त हैं, सरकार को उतने अधिकार नहीं प्राप्त हैं. सरकार के तो जनता के प्रति केवल कर्तव्य ही हैं. अब देखो, सरकार जो बनाई गई है, लॉक ने कहा सरकार या ट्रस्ट का निर्माण जो किया गया है वो क्या है? उसका कर्तव्य है कि जनता के अधिकारों की सुरक्षा करना. नहीं तो क्या जरूरत थी नहीं तो क्या जरूरत थी सरकार की या ट्रस्ट की, है ना. लॉक ने कहा कि सरकार और ट्रस्ट का काम एक ही है कि वह उसको जो कर्तव्य मिला हुआ है, यानी सरकार का कर्तव्य क्या है? एकमात्र कर्तव्य है कि लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करना. अगर सरकार या ट्रस्ट लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने में असफल रहता है तो उस सरकार और ट्रस्ट को हटाया जा सकता है और उसके बदले में नई सरकार या नई ट्रस्ट की स्थापना की जाएगी. ये चीज आप ध्यान रखेंगे. लॉक हैज यूज्ड द वर्ड ट्रस्ट टू डिस्क्राइब द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट. बेसिकली इसने लेजिस्लेचर को ही या गवर्नमेंट को ही क्या बोला है? ट्रस्ट बोला है. द गवर्नमेंट और ट्रस्ट established for the public welfare can be removed if the neglects the public welfare. ठीक है, लॉक कहता है कि जो ट्रस्ट या गवर्नमेंट है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई गई है, यानी कि पब्लिक के राइट्स के लिए, यानी इंडिविजुअल्स के राइट्स के लिए बनाई गई है. और अगर यह इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती या इंडिविजुअल के राइट्स को यह नेग्लेक्ट करती है तो इसको हटाया जा सकता है. अब एक चीज ध्यान रखना कि सरकार को हटाने का कार्य केवल बहुमत कर सकते हैं बस. ठीक है, बहुमत के द्वारा ही सरकार को हटाया जा सकता है, अल्पमत द्वारा नहीं. अब ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति आए और सरकार को हटा दे, नहीं. समाज में बहुमत वर्ग ही हटा सकता है, यानी समाज के बहुत सारे लोग मिलकर के तभी सरकार को या कह लें ट्रस्ट को हटा सकते हैं, अदरवाइज अल्पमत से सरकार को नहीं हटाया जाएगा. ये लॉक का मानना है. अकॉर्डिंग टू हरमन, Locke's concept of trust, the government does not have the same rights as the public. ठीक है, लॉक कह रहा है कि ट्रस्ट या गवर्नमेंट को सेम राइट नहीं है जितना कि पब्लिक को राइट्स है. द गवर्नमेंट हैज ओनली ड्यूटीज टुवर्ड्स द पब्लिक. गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट की एक ही ड्यूटी है
कि वह पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करे, यानी पब्लिक या इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करे। यही राज्य का क्या होगा, कार्य होगा। अब देखिए लॉक के अनुसार सरकार के प्रकार कितने हो सकते हैं। लॉक ने कहा कि सरकार जो है 3 प्रकार की होगी, एक तो डेमोक्रेसी होगी, दूसरी ओलिगार्की होगी और तीसरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉक ने संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है, या कह लें लॉक ने सपोर्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ना तो लॉक ने कुलीन तंत्र को माना है, ना ही जनतंत्र को अच्छा माना है। ठीक है, अब देखते हैं लॉक के अनुसार सरकार के प्रकार क्या क्या होते हैं। इसमें देखिए बहुमत, इस प्रकार की सरकार में यानी जनतंत्र में क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, इसमें बहुमत जो होती है सत्ता शक्ति अपने पास रखता है या किसी विधायी संस्था को सौंप सकता है। तो ये क्या है, इसमें डेमोक्रेसी इसको बोलते हैं। इन दिस द मेजोरिटी रिटेन्स द पावर और कैन हैंड ओवर टू द लेजिस्लेटिव बॉडी। अब जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में एक इसकी विशेषता होती है, या तो बहुमत समाज शक्ति को अपने पास रखता है, अगर अपने पास नहीं रख रहा है तो किसी संस्था को यह वो पावर हैंड ओवर कर देगा। ठीक, ये है डेमोक्रेसी। दूसरी चीज, अब देखिए कुलीन तंत्र क्या होता है, इसमें सत्ता जो होती है, इसमें सत्ता शक्ति कुछ गिने चुने लोगों के पास सौंप दी जाती है, यानी कि इसमें 10-20 या 50 लोगों के द्वारा क्या है, शासन को चलाया जाना क्या है, कुलीन तंत्र कहलाता है। इन दिस सिस्टम पावर इज हैंडेड ओवर टू फ्यू सिलेक्टेड पीपल्स। ठीक है, अब देखते हैं आगे संवैधानिक राजतंत्र या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, इसमें सत्ता जो होती है या सत्ता की शक्ति जो होती है एक व्यक्ति को सौंप दी जाती है, जिसको हम मोनार्की सिस्टम भी कहते हैं। लेकिन देखिए यहां पे एक चीज और समझना है आपको, लॉक ने, ठीक है, लॉक ने मोनार्की को सपोर्ट नहीं किया है, मोनार्की का समर्थन नहीं किया इसने। ठीक है, इसने संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। इसने राजा के दैवीय अधिकारों का समर्थन नहीं किया है, इसने राजा के दैवीय अधिकारों का विरोध किया है। इसने राजतंत्र का विरोध नहीं किया, इसने राजतंत्र का विरोध किया है, बल्कि इसने क्या किया है, और इसने संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन भी किया है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लॉक ने राजतंत्र का विरोध किया है लेकिन संवैधानिक राजतंत्र का नहीं। ठीक है, ये कह रहा है लॉक कि राजा बनेगा कोई व्यक्ति, लेकिन वो संविधान के अनुसार, नियमों के अनुसार, न कि राजा जो बनेगा वो ईश्वरीय शक्तियों से, दैवीय शक्तियों से, इस सब से राजा का कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, लॉक ने इसीलिए रॉबर्ट फिल्मर की जो पैट्रियार्की है, जिसमें राजा के दैवीय अधिकारों की बात की गई है, उनका खंडन किया है अपनी पुस्तक में। ठीक है, लॉक ने उसका खंडन किया है, और लॉक ने समर्थन किसका किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या संवैधानिक राजतंत्र का लॉक ने समर्थन किया है। ठीक है, अब यहां पर नोट करके कुछ है, यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, लॉक की प्राथमिकता एक ऐसे प्रतिनिधि जनतंत्र के लिए है जिसमें बहुमत ने अपनी विधायी शक्ति को एक निर्वाचित विधानमंडल को समर्पित कर दिया है। तो लॉक ने यह बोला है कि एक लॉक की प्राथमिकता क्या है, एक ऐसे प्रतिनिधि जनतंत्र के लिए है जिसमें बहुमत लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपनी विधायी शक्ति को किसमें दे दिया है, एक निर्वाचित संस्था को सौंप दिया है। ठीक है, अब देखो लॉक का कहने का क्या मतलब है कि जो राजा बनेगा, राजा बने ठीक है, कोई भी किंग बने, लेकिन वो राजा जो बनेगा वो लोगों के द्वारा निर्वाचन के द्वारा बनाया जाएगा, लोगों के निर्वाचन के द्वारा बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि राजा जो बन रहा है वो, उसको राजा किसी व्यक्ति को इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि उसमें ईश्वरीय या दैवीय गुण है, ऐसा नहीं। लॉक ने कहा कि संवैधानिक राजतंत्र अच्छा है, यानी कोई व्यक्ति राजा बनेगा तो वह संविधान के अनुसार बनेगा, लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, नियमों के द्वारा बनाया जाएगा, ऐसा नहीं कि दैवीय नियम से वो राजा बन रहा है। लॉक जो है संवैधानिक राजतंत्र को सरकार का सर्वोत्तम रूप मानता है, राजतंत्र का यह क्या है, विरोधी है। क्योंकि इंग्लैंड में क्या है, राजतंत्र की जो परंपरा विद्यमान थी उसमें राजा के दैवीय अधिकारों का समर्थन किया है, दैवीय अधिकारों का समर्थन किया गया था, है ना, किंग्स डिवाइन थियरी का सपोर्ट किया गया था। जबकि राजतंत्र का क्या कर रहा है, लॉक ने विरोध किया, और किसको अच्छा माना, संवैधानिक राजतंत्र को। यानी राजतंत्र वह अच्छा है जो संविधान के अनुसार चलता हो, जो नियमों के अनुसार चलता हो, यानी वह संविधान व्यक्तियों ने बनाया हो, किसी राजा या किसी दैवी ईश्वर ने नहीं। नोट करके और है, लॉक्स प्रेफरेंसेस टू द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इन विच द
majority has surrendered its legislative power to an elected legislature. फिर नेक्स्ट है Locke considers constitutional monarchy to be the best form of the government. चलिए आगे देखते हैं। अब लॉक के धर्म संबंधी विचारों को देखते हैं कि लॉक ने धार्मिक मामलों में क्या बोला है, धर्म को लेकर के क्या बोला है। धर्म संबंधी लॉक के विचार, लॉक ने अपने ग्रंथ लेक्चर्स ऑन द टॉलरेशन, ठीक है, लेक्चर्स ऑन टॉलरेशन में धर्म संबंधी विचारों का उल्लेख किया हुआ है। अब बताओ, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है कि लॉक उदारवादी विचारक है। उदारवादी बताओ, क्या उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति को धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? नहीं, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। लॉक कैसा विचारक है? उदारवादी विचारक है, ठीक है, लिबरल थिंकर है। तो उदारवादी विचारक कहते हैं कि व्यक्ति को धार्मिक मामले में स्वतंत्रता होनी चाहिए। व्यक्ति को क्या होनी चाहिए? व्यक्ति को धार्मिक मामले की स्वतंत्रता है। अब देखो, व्यक्ति की धार्मिक मामले की नहीं, बल्कि उदारवादी तो कहते हैं कि व्यक्ति को आर्थिक मामले में, सामाजिक मामले में, राजनीतिक मामले में, धार्मिक मामले में, हर मामले में व्यक्ति क्या है? स्वतंत्र है। दूसरी बात, राज्य लॉक के धार्मिक संबंध में, धर्म के संबंध में लॉक कहता है कि राज्य क्या होना चाहिए? राज्य को धार्मिक मामलों में सहिष्णु होना चाहिए। राज्य को क्या होना चाहिए? धार्मिक मामलों में सहिष्णु होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। सहिष्णु का मतलब है कि राज्य को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। फिर लॉक कहता है कि व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। लॉक कहता है व्यक्ति अपने धार्मिक मामले में क्या है? स्वतंत्र है, और राज्य को धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। राज्य को जो है धार्मिक मामले में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, या इंटरफेयर का अधिकार नहीं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आगे अगला पॉइंट हमारा, लॉक धर्म के मामलों में सहिष्णुता का समर्थन करता है। सहिष्णुता का मतलब होता है कि एक दूसरे के विचारों को आसानी से सुनना, ठीक है। जैसे आपने अपना कोई विचार व्यक्त किया कमेंट के थ्रू, मैं आपके विचारों को स्वीकार करूं और अपने विचारों को भी व्यक्त करूं, ठीक है। तो ये सहिष्णुता कहलाता है कि दूसरे के विचारों को स्वीकार करना और अपने विचारों को व्यक्त करना। लॉक के मत में धर्म वैयक्तिक वस्तु है, ठीक है। धर्म कैसी वस्तु है? धर्म व्यक्ति का मामला है, धर्म निजी मामला है, लॉक कह रहा है, जिससे राज्य का तब तक कोई मतलब नहीं होता धर्म के मामले में, जब तक धार्मिक गिरोह जो है अव्यवस्था उत्पन्न न करें। देखो, लॉक एक तो उदारवादी विचारक है, तो लॉक उदारवादी विचारक होने के कारण लॉक कह रहा है कि धर्म जो है व्यक्ति का निजी मामला है, इसमें राज्य तब तक इंटरफेयर नहीं करता कि जब तक कोई धार्मिक समूह या धार्मिक गिरोह या धार्मिक नेता कोई ऐसी बयानबाजी से समाज में या राज्य में या सरकार में अव्यवस्था उत्पन्न न करे, तब तक कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। जब कोई धार्मिक समूह या कोई ऐसा गिरोह जो है वो राज्य में अव्यवस्था फैलाए, धार्मिक मामलों को लेकर के धार्मिक भेदभाव फैलाए या धार्मिक कट्टरता फैलाए, तब राज्य को यह अधिकार है या फिर सरकार को यह अधिकार है कि धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कर सके। और वो इंटरफेयर इसलिए करेगा क्योंकि विधि व्यवस्था बनी रहे, ठीक है। राज्य को धार्मिक मामले में अनुचित हस्तक्षेप का नहीं करना चाहिए, ठीक है। लॉक कह रहा है कि राज्य को धर्म के मामलों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि बिना फालतू इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। राज्य को धार्मिक मामलों में तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब धर्म के द्वारा राज्य की व्यवस्था जो है अव्यवस्था में बदल जाए, ठीक है। राज्य की व्यवस्था में क्या आ जाए? अव्यवस्था आ जाए, या राज्य के सामने धार्मिक मामलों में कोई ऐसी चुनौतियां उत्पन्न हो जाए जिससे कि राज्य को हस्तक्षेप करना आवश्यक हो, तभी जो है लॉक कह रहा है राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, अन्यथा राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लॉक हैज मेंशन्ड हिज रिलीजियस व्यू ऑन हिज बुक लेटर्स ऑन टॉलरेशन।
लॉक सपोर्ट्स टॉलरेंस इन मैटर ऑफ रिलीजन। इन लॉक्स ओपिनियन रिलीजन इज द पर्सनल मैटर, ठीक है, रिलीजन इज द क्या है, पर्सनल मैटर with which the state has nothing to do unless religious group creates chaos, ठीक है। तो लॉक कहता है कि राज्य को तब तक इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई रिलीजियस ग्रुप ये चाओस ना क्रिएट कर दे या अव्यवस्था ना फैला दे राज्य में, है ना। अगर कोई धार्मिक ग्रुप या धार्मिक समूह जो है राज्य में अव्यवस्था फैला रहा है तभी जाकर के राज्य जो है इंटरफेयर करेगा धार्मिक मामलों में, अन्यथा राज्य धार्मिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। द स्टेट should not interfere unreasonably in the religious matters। ये चीज आपको क्लियर करके चलना है। फिर आगे देखते हैं लॉक के क्रांति के संबंध में क्या विचार हैं, क्रांति को लेकर के लॉक के क्या विचार थे, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, क्रांति के संबंध, लॉक के क्रांति संबंधी विचार। क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, अगर एक ही पार्ट में कवर करने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बड़ा वीडियो हो सकता है, बट कोशिश करते हैं थोड़ा सा लॉक के क्रांति संबंधी विचार अगर आ जाएंगे तो देखते हैं कितना है इसमें। चलिए 3-4 पेज हैं इसमें, कवर करते हैं इसी वीडियो में लॉक के क्रांति संबंधी विचारों को भी देखते हैं, ठीक है। लॉक के क्रांति संबंधी विचार कंटिन्यू करते हैं हम। लॉक्स आइडियाज अबाउट द रेवोल्यूशन। अब देखो लॉक ने क्रांति को लेकर के क्या बोला। लॉक कहता है कि लॉक के विचारों में सीमित और संवैधानिक शासन का आधार पाया जाता है। लॉक कहता है कि राज्य के पास सीमित शक्तियां हैं और राज्य जो होगा, राज्य का शासन का आधार क्या होगा, संवैधानिक होगा, यानी कि संविधान के अनुसार राज्य का शासन चलेगा और नियमों और कानून के आधार पर चलेगा। यानी लॉक का राज्य जो है असीमित नहीं है, बल्कि लॉक का राज्य कैसा है, सीमित है। आगे देखते हैं, लॉक के अनुसार सरकार, जिसे लॉक ट्रस्ट कहता है, ठीक है, सरकार क्या है, समझौते का पालन अगर नहीं करती है तो उसे सुधारा जा सकता है या उसे भंग किया जा सकता है या उसे बदला जा सकता है। अब लॉक क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा। लॉक कह रहा है कि सरकार, ठीक है, लॉक ने सरकार को क्या बोला है, ट्रस्ट बोला है, ठीक है। लॉक ने कहा जो सरकार है हमारी, अगर ये समझौते का पालन नहीं करती, कैसा समझौता, यानी समझौता ऐसा, जो व्यक्तियों ने जो समझौता करके राज्य का निर्माण किया है, कि राज्य का कार्य क्या होगा, समझौते में यह बताया गया है कि सरकार का कार्य क्या होगा, सरकार का कार्य है कि व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना। अगर सरकार इस समझौते का पालन नहीं करती है तो उस सरकार को बदला जा सकता है, उस सरकार को भंग किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है भंग करने की, शर्त यह है कि सिर्फ बहुमत के आधार पर ही सरकार को भंग किया जा सकता है, न कि अल्पमत से। लॉक ने ऐसे 5 अवसर बताए हैं जिनके आधार पर राज्य के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर नहीं हो रही तो आप फिर से समझने का प्रयास करें, इसको दोबारा से वीडियो को देखें अच्छे से, ठीक है। द बेसिस ऑफ लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इट्स फाउंड इन द आइडियाज ऑफ जॉन लॉक। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉक इफ द गवर्नमेंट विच लॉक कॉल्स ट्रस्ट, गवर्नमेंट को लॉक क्या कहता है, ट्रस्ट कहता है, डज नॉट फॉलो द एग्रीमेंट, यदि ट्रस्ट जो है, यदि सरकार जो है एग्रीमेंट का फॉलो नहीं करती, एग्रीमेंट मतलब कि सरकार अगर व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा नहीं करती है ना, जिसके लिए इसको बनाया गया है, तो इट कैन बी रिफॉर्म्ड, इसमें सुधार किया जा सकता है, इस गवर्नमेंट को चेंज किया जा सकता है या इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। कंडीशन क्या है इसको डिसॉल्व करने के लिए, इसको बदलने के लिए, कंडीशन है कि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी एंड नॉट बाय द माइनॉरिटी, है ना। सरकार को बदल तभी सकते हैं मेजोरिटी के थ्रू, या सरकार के विरुद्ध क्रांति की जाएगी तो मेजोरिटी के थ्रू की जाएगी, नॉट माइनॉरिटी, ठीक है। लॉक हैज मेंशन्ड 5 सच ओकेजन ऑन द बेसिस ऑफ विच द गवर्नमेंट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। लॉक ने ऐसे 5 अवसर बताए हैं जिन आधारों पर सरकार को बदला जा सकता है या सरकार के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। अब वो 5 अवसर क्या क्या हैं एक एक करके यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। तो लॉक कहता है सरकार के विरुद्ध क्रांति तब की जा सकती है
यदि राजा या एक व्यक्ति विधि के शासन पर निरंकुश शासन करने लग जाए तो उसको बदला जा सकता है, उसको परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरी बात लॉक कहता है, जब राजा विधायिका के स्वतंत्र कार्यकरण में बाधा उत्पन्न करे। विधायिका का तात्पर्य क्या है? नागरिक समाज, है ना। जब राजा जो है विधि निर्मात्री संस्था या राजा जो है विधायिका के कार्यों में क्या करे, बाधा उत्पन्न करने लगे, तब उस स्थिति में लोगों को यह अधिकार है कि राजा के विरुद्ध क्रांति कर दे। तीसरी बात का क्या कह रहा है लॉक, जब राजा निरंकुश रूप में चुनाव या चुनाव के तरीके में परिवर्तन करने लगे तब लोगों को क्रांति कर देनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट, जब राजा विधायिका या नागरिकों को किसी विदेशी शक्ति के हवाले सौंपने लगे। अगर आपका राजा है, मान लो कोई, है ना, आप जिस देश में रहते हैं उस देश का शासक जो है आपको किसी दूसरे विदेशी मामलों के हवाले या किसी दूसरे विदेशी शक्ति के हवाले आपको बेच दे, तब आपको यह अधिकार दिया लॉक ने कि आप उस राजा के विरुद्ध क्रांति कर दो। फिर अगला पॉइंट है, यदि सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी विधि की अवहेलना या उसका पालन न करे, है ना, यानी जो सर्वोच्च अधिकारी है, जिस अधिकारी को व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, अगर वो विधि की अवहेलना करे यानी कानून का पालन न करे और अपने मनमर्जी से शासन करने लगे, तो उस मनमर्जी शासक को जनता को हटा देना चाहिए। लॉक कह रहा है कि अगर कोई शासक ऐसा है जो कानून के अनुसार या कानून का पालन नहीं कर रहा है या कानून की अवहेलना कर रहा है, तो उस शासक के विरुद्ध लोगों को क्रांति कर देनी चाहिए, ऐसा लॉक का मानना है। तो लॉक ने ऐसे 5 सिचुएशन बताए थे जिस आधार पर सरकार को बदला जा सकता है या सरकार के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। इफ द किंग और पर्सन starts ruling autocratically instead of the following law, when the kings obstruct the independent functioning of the legislature, when the king autocratically start changing the election or the method of the election। ठीक है, तो जब राजा इलेक्शन के मेथड में क्या करने लग जाए, चेंज करने लग जाए या उसको अपने हिसाब से बदलने लग जाए, तब क्या करना चाहिए, तब लोगों को बदल देना चाहिए, सरकार को। नेक्स्ट, when the king or legislature starts handing over the citizens to a foreign power। ठीक है, जब राजा जो है या किंग जो है हमारा अपनी जनता को फॉरेन पावर के हवाले सौंपने लगे, विदेशी शक्ति के हवाले सौंपने लगे, तब भी राजा के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है या उस सरकार को बदला जा सकता है। इफ सुप्रीम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिसरिगार्ड्स द लॉ और डज नॉट फॉलो इट। ठीक है, यदि जो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव है वह क्या नहीं कर रही है, वह विधि को नहीं फॉलो कर रही है, वह लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में लोगों के पास यह अधिकार है कि उस सुप्रीम एग्जीक्यूटिव को चेंज कर दे। आगे देखते हैं, लॉक के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यह इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बोल्ड में रखा गया है। लॉक के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप सरकार को हटाया जाता है, राज्य या कॉमनवेल्थ विद्यमान रहता है ना। ठीक है, जबकि हॉब्स ने क्या बोला, जबकि हॉब्स के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक अवस्था पुनः आ जाएगी। ऐसा हॉब्स क्यों कह रहा है, क्रांति के पश्चात प्राकृतिक अवस्था पुनः आ जाएगी, क्योंकि हॉब्स की सामाजिक समझौता जो है क्या है, एकल है। हॉब्स ने केवल एक ही समझौता किया है जिससे राज्य, सरकार और नागरिक समाज सारे एक ही समझौते से आए हैं, जबकि लॉक का समझौता कैसा है, दोहरा है। लॉक का सामाजिक समझौता कैसा है, दोहरा है, यानी व्यक्तियों ने 2 समझौता किया है, पहले से नागरिक समाज का निर्माण हुआ है और दूसरे समझौते से सरकार का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो सरकार भंग होगी तो नागरिक समाज तो बना ही रहेगा, हम प्राकृतिक अवस्था में नहीं जाएंगे। आगे देखते हैं, क्योंकि हॉब्स के विचार में राज्य, समाज व सरकार सभी का निर्माण कैसे हुआ है, एक ही समझौते से हुआ है, इसीलिए हॉब्स ने कहा कि क्रांति होगी, ये समझौता भंग होगा तो हम सभी दोबारा से कहां पहुंच जाएंगे, प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाएंगे। इसीलिए हॉब्स ने कहा कि क्रांति करने का अधिकार लोगों को नहीं है, लेकिन हॉब्स शर्त रखता है कि लोग क्रांति जो है तभी कर सकते हैं जब सरकार या लेवियाथन लोगों के प्राणों की सुरक्षा करने में असफल हो जाए, तब हॉब्स ने लोगों को यह अधिकार दिया कि व्यक्ति जो हैं वो लेवियाथन का विद्रोह कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू लॉक,
revolution results in the removal of the government, the state or commonwealth continue to exist। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट, जहां पर अकॉर्डिंग टू हॉब्स के अनुसार जहां पर रेवोल्यूशन will result in the resumption of the natural state, because in Hobbes' view the state, society and the government were all created by the same agreement, है ना, या फिर कह लें were all created by the one agreement। ठीक है, क्योंकि राज्य, समाज या गवर्नमेंट, सोसाइटी और स्टेट क्या हुए हैं, एक ही एग्रीमेंट से निकले हुए हैं। इसीलिए हॉब्स ने कहा कि समझौता, अगर एग्रीमेंट टूटा तो हम सब कहां पे चले जाएंगे, स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर में चले जाएंगे। यहां पे नेचुरल स्टेट की बजाय स्टेट ऑफ नेचर कर लीजिए, स्टेट ऑफ नेचर। जबकि लॉक ने कहा क्रांति होगी तो हम स्टेट ऑफ नेचर में नहीं जाएंगे, क्योंकि लॉक के क्रांति में, ठीक है, लॉक के क्रांति में केवल सरकार बदलेगी, ना कि समाज समाप्त होगा। लॉक ने सरकार को क्या बोला है, एक ट्रस्ट या लिमिटेड या लाइबिलिटी कंपनी की संज्ञा दी है। ये भी याद रखेंगे बीपीएससी वाले, खास करके जो बीपीएससी का पेपर देने जा रहे हैं। लॉक कॉल्ड द गवर्नमेंट अ ट्रस्ट और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। जॉन लॉक ने क्रांति के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है, स्वर्ग से प्रार्थना या अपील टू हेवन यूज किया है। ठीक है, अपील टू हेवन शब्द यूज किया है। अब देखते हैं लॉक के संप्रभुता संबंधी विचारों को। तो लॉक के संप्रभुता संबंधी विचारों को हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर 2 घंटे की हो जाएगी। अभी जस्ट इसको हम अगला पार्ट भी रिकॉर्ड करेंगे इसके बाद, और देन इवनिंग में या कल मॉर्निंग में सेकंड पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट जो भी होगा वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।